चैप्टर का नाम डालना है, मेन हेडिंग हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, नया चैप्टर है, मतलब आपने इसके बारे में कभी भी पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा अब तक के जीवन में, तो एंटायरली न्यू चैप्टर। और ये आपको फ़िलहाल चैप्टर नंबर 11 के रूप में मॉड्यूल 2 में दे रखा होगा। तो चैप्टर का नाम है हायर परचेज, HIRE, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हमको सीखनी है। आज फोकस हमारा सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन पर रहेगा। तो पहले हम बेसिक मीनिंग आपको समझा देते हैं, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। ये जो चैप्टर का नाम है, ये नाम क्यों पड़ा, तो आपको एक कहानी सुनाते हैं, बहुत ही सिंपल कहानी है। तो मान लेते हैं ये हम हैं और हम एक दुकान पे जाते हैं। हम दुकानदार से कहते हैं कि भैया हम टीवी खरीदने आए हैं, हम एक टेलीविज़न खरीदने आए हैं। तो दुकानदार कहता है कि भैया ये टेलीविज़न जो है ये 1 लाख रुपए का है, अगर आपको लेना है तो मुझे 1 लाख रुपए दे दो और आप ये टीवी लेकर चले जाओ। तो बहुत दफ़े होता है कि हम पैसे देते हैं और सामान खरीद के लेकर आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते या कम होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि भैया हमारे पास अभी तो 1 लाख रुपए नहीं है, क्या हम इसको किश्तों में दे सकते हैं। तो वो कहता है चलो ठीक है, अगर आपको इसको किश्तों में देना है तो मुझे 5 किश्तों में दे देना। तो मान लेते हैं उसने 5 किश्तें बना दी 25-25 हज़ार की। पहली किश्त, दूसरी किश्त, तीसरी किश्त, चौथी किश्त और 5वीं किश्त। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं। अगर यहाँ पर हम, तो जब हम 5 किश्तों में पे कर रहे हैं पैसे, तो 25 का मतलब हो गया 1,25,000। ठीक है, तो इतना तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला बुद्धि आप भी अब रखते हो कि भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ हम आज खरीदेंगे और सारा पैसा आज दे देंगे तो वो 1 लाख रुपए में हमको टीवी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम टाइम वैल्यू जोड़ लेते हैं उसमें, हम कहते हैं हम किश्तों में देंगे, बाद में देंगे, तो कोई भी दुकानदार आपसे टाइम वैल्यू के बदले में एक्स्ट्रा पैसा लेगा ही, जिसको आप नेचर के फॉर्म में इंटरेस्ट कह सकते हो एक तरह से। मतलब अगर मैं इसका और बाइफर्केशन बोलूं तो टेक्निकली अगर आप किश्तों में पैसा दे रहे हो और 1,25,000 दे रहे हो, तो आपने लाख रुपए तो देने ही देने थे, 25,000 एक्स्ट्रा आपने एक तरह से इंटरेस्ट दे दिया, ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो आम जीवन में तो हम इसको कह देते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट है, कि भाई इंस्टॉलमेंट किश्तों में खरीद रहे हैं। तो इस चैप्टर में लेकिन एक नई टर्मिनोलॉजी और जोड़ दी गई इंस्टॉलमेंट से पहले। अगर आप चैप्टर की हेडिंग पढ़ोगे ध्यान से, तो इंस्टॉलमेंट सेल से पहले एक नई हेडिंग जोड़ दी गई, उसका नाम है हायर परचेज। तो अब ये क्या चक्कर है, हायर परचेज क्या है, तो उसको समझ लेते हैं पहले हम। तो मैं आपको ऊपर वाला डायग्राम दोबारा से बना रहा हूं ताकि मैं अपनी बात और अच्छे से समझा सकूं। अब इंस्टॉलमेंट में और हायर परचेज में क्या अंतर होता है, जो चैप्टर का नाम है बेसिकली कि भाई हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस। तो अब बड़े ध्यान से सुनना आप। अगर मैं पहला अपना जो एग्जाम्पल है उसको आगे बढ़ाऊं, तो पहले एग्जाम्पल में जब हम दुकानदार से कहते हैं कि ठीक है भैया हम आपको 25 करके 5 किश्तों में पैसे देंगे, तो दुकानदार हमें आज ही टीवी की क्या दे देता है, डिलीवरी दे देता है। कहता है ठीक है टीवी आप घर ले जाओ, और फिर हम उसको पैसे पे करना शुरू कर देते हैं 25। और जैसे ही हम उसको आखिरी किश्त पे करते हैं, उस दिन हमें टीवी की ओनरशिप मिलती है। उससे पहले लीगल तौर पर हम टीवी के ओनर होते नहीं हैं, यानी कि हमें ओनरशिप कब मिलती है, जब हम आखिरी किश्त के पैसे भी दे देंगे। ठीक है ना। तो इस सिस्टम को कह देते हैं हायर परचेज सिस्टम। इस सिस्टम को कह देते हैं हायर परचेज सिस्टम। अब इसी में जब मैं हल्का सा बट से एक छोटा सा ट्विस्ट लाऊंगा दूसरे एग्जाम्पल में, कि आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा भैया हम टीवी खरीदने आए हैं और हम आपको 25 करके किश्तों में पैसे देंगे। तो दुकानदार आपको आज डिलीवरी दे देता है टीवी की, कहता है ठीक है टीवी ले जाओ, और वो बिल काटता है और बिल में आपका नाम लिख देता है और आपको
आज ही टीवी की ओनरशिप भी मिल जाती है। आपको आज ही टीवी की क्या भी मिल जाती है? ओनरशिप भी मिल जाती है। तो इस सिस्टम को कहते हैं इंस्टॉलमेंट सेल सिस्टम। तो यानी देखो, एक छोटा सा ट्विस्ट करते ही शब्दों का हेर फेर हो गया। तो इसका मतलब ये कि टेक्निकली या प्रैक्टिकल जीवन में दो तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। एक होती है हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम में भी हम पैसे तो किश्तों में ही देते हैं, लेकिन अंतर यह है कि आपको ओनरशिप तब मिलती है जब आप आखिरी किश्त देते हो। और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम, जो आपने बचपन से सुनता आया है। उसमें भी आप किश्तों में ही पैसे देते हो, लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि उसमें आपको ओनरशिप पहले दिन ही मिल जाती है। तो डिलीवरी भी हो गई और आपको मालिकाना अधिकार भी पहले दिन ही मिल जाते हैं। तो ये हो गया मेन फर्क। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी लेकर आते हैं, क्योंकि जहां पर साधारण बातें हैं तो कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। अब मान लेते हैं कि हायर परचेज सिस्टम में कोई व्यक्ति किश्तें देना शुरू करता है। उसने मान लेते हैं पहली किश्त दे दी, उसने मान लेते हैं दूसरी किश्त दे दी, उसने मान लेते हैं तीसरी किश्त दे दी, और उसने चौथी किश्त नहीं दी, फॉर एग्जाम्पल। तो हायर परचेज में या इस एग्जाम्पल में अभी चौथी किश्त तक ओनरशिप किसके पास होती है? दुकानदार के पास, सेलर के पास होती है। तो हायर परचेज में अगर आप दुकानदार की किश्त नहीं देते हो, तो क्योंकि अभी भी मालिक तो दुकानदार ही है, अभी तो ओनरशिप आपके पास आई नहीं है, तो यहां पर दुकानदार के पास एक अधिकार होता है कि वो आपके घर में घुस के अपने टेलीविजन को वापस उठा के लेके भी जा सकता है, क्योंकि अभी भी मालिक कौन है? दुकानदार ही है। तो अगर आप किश्त नहीं देते हो तो दुकानदार के पास अभी भी ये अधिकार और राइट होते हैं कि वो मालिक है तो वो अपने टीवी को वापस उठा के ले जा सकता है। तो इसको हम बोल देते हैं गुड्स रीपोजेस्ड या रीपोजेशन, ठीक है। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर क्योंकि ओनरशिप पहले दिन ही आपको मिल गई, तो मान लेते हैं कि आपने किश्तें देना शुरू करा, 3 किश्तें दे दी और चौथी किश्त आपने नहीं दी, फॉर एग्जाम्पल। तो अब दुकानदार अगर आपके घर में घुस के आपके टीवी को हाथ लगाता है तो आप उसको रोक सकते हो। और पहली चीज, वो गलत कर रहा है, क्योंकि टीवी का अब ओनर कौन है? आप ही हो, क्योंकि टीवी की ओनरशिप आपके पास तो पहले दिन ही आ चुकी थी। तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में दुकानदार आपके घर में घुस के टीवी वापस नहीं उठा सकता, गुड्स रिपोजेस्ड नहीं कर सकता, क्योंकि टीवी का ओनर कौन है? आप हो। तो यहां पर वो क्या कर सकता है दुकानदार? सिर्फ आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है, केस कर सकता है। वो तो खैर केस होगा तो जो कि तो देखा जाएगा, लेकिन यहां पर वो दुकानदार आपके गुड्स को रीपोजेस नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया हायर परचेज का और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का बेसिकली। तो यहां से हमारे चैप्टर ने जन्म ले लिया। तो ये है चैप्टर जिसका नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। तो हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, वो मीनिंग इसका ये है, और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है, उसका मीनिंग ये है। अब चैप्टर जो आगे बढ़ेगा वो हमारा मेनली होता पूरा का पूरा हायर परचेज पर ही है। तो यानी हम सारी कैलकुलेशन और सारी अकाउंटिंग हायर परचेज की ही सीखते। इंस्टॉलमेंट परचेज की हमारी कोई अकाउंटिंग या कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, मतलब पार्ट नहीं होती सिलेबस का। तो इसीलिए ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, तो हमने समझ लिया। तो सबसे पहले आप अपने रजिस्टर में ये दोनों डायग्राम बना लो ताकि आपको मीनिंग बाद में क्लियर रहे। हायर परचेज सिस्टम ऊपर वाला और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम नीचे वाला। तो पहले आप ये दोनों बना लो। चलो, तो ये तो हो गए दोनों के बेसिक मीनिंग। अब हमको इसके नीचे एग्जाम्पल्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वो नेक्स्ट फ्रेश पेज से कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें हम एक हेडिंग डाल देते हैं। जो चैप्टर का पहला पार्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कॉमा इंटरेस्ट एंड हायर परचेज प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट और हायर परचेज प्राइस। तो हम पहले खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और किताब के जो सवाल है वो भी आपको दिखाएंगे कि भाई इस पर बेस्ड क्या क्या है।
तो ये अपने आप में कैलकुलेशन वाला पार्ट वाला पोर्शन है। तो इसमें मज़ेदार बात यह है कि मुंशीगिरी नहीं है। तो जिन बच्चों को मुंशीगिरी में तकलीफ होती है उनको इसमें मज़ा आएगा, लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशन है, तो यानी कि जाहिर सी बात है गणित का काफ़ी यूज़ होगा। तो जिनको गणित में तकलीफ है उनको यहाँ थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो ये लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है तो एग्जाम में ये ज़्यादा वेटेज का नहीं आता, खाली इतना पार्ट अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा। पर हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट सीखना ज़रूरी है, नहीं तो मुंशीगिरी करते समय आपकी वैल्यूज ही गलत होगी तो मुंशीगिरी बेकार। तो ये जो है ये आगे जाकर इंटीग्रल पार्ट ही बन जाएगा मेनली। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट और हायर परचेज प्राइस। तो पहला तो सिर्फ आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम वही बना लेते हैं जो हमने इनिशियल थोड़ा डिस्कस करा था कि कस्टमर टीवी लेने जाता है। तो टीवी अगर वो आज खरीदता है, आज का प्राइस, तो टीवी अगर वो आज खरीदता है तो कितने का था? 1 लाख का, ठीक है ना। तो टीवी अगर वो आज खरीदता है तो टीवी था 1 लाख रुपए का, कि भाई आप आज पूरे पैसे दे दो तो आपको आज ही टीवी मिल जाएगा, आज ही ओनरशिप भी मिल जाएगी, आप टीवी के मालिक आज ही हो जाओगे। तो जो आज का प्राइस होता है, जिसको टेक्निकली कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का आज का मार्केट का दाम जो होता है, उसे हम बोलते हैं इस चैप्टर के अंदर कैश प्राइस। तो कैश प्राइस का मतलब ये है कि नकद देना है, अगर आपको आज ही पूरे पैसे दोगे तो ये प्रोडक्ट लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। तो आज के प्राइस को कैश प्राइस बोलते हैं। तो ये अब हमारे पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे और समझेंगे। तो कैश प्राइस का मतलब हो गया आज के दाम। फिर आपने कहा मान लो कि नहीं मेरे पास तो आज 1 लाख रुपए नहीं है, मैं तो जी किश्तों में पैसे देना चाहता हूं। तो मान लेते हैं हमने 5 किश्तें बना दी थी। तो पहली किश्त कितने की थी? 25,000 की। दूसरी किश्त कितने की थी? 25,000 की। तीसरी किश्त कितने की थी? 25,000 की। चौथी किश्त कितने की थी? 25,000 की। और 5वीं किश्त कितने की थी? 25,000 की मान लो, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने 5 किश्तें बना दी थी। तो जब हम वैसे लॉजिकली सोचते हैं कि भाई मैं किश्तों में पैसे दे रहा हूं 25,000 25 25 दे रहा हूं, तो मैंने टोटल कितने रुपए दे दिए? अगर मैं ऐसे देखूं तो 1,25 दे दिए, है ना। तो जब हम किश्तों में पैसे देते हैं और किश्तों में पैसे मिलाकर जितने भी दे देते हैं उसे बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। इसका मतलब जब हमने हायर परचेज पर सामान खरीदा तो वो मुझे 1,25 का पड़ा। तो इसको अब हम शॉर्ट में HPP बोल देंगे। तो ये एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन ये तो हम अपने लिए HPP, हायर परचेज प्राइस। तो HPP का मतलब ये हो गया कि अगर आप किश्तों में खरीदते हो सामान तो आपने टेक्निकली टोटल कितने रुपए पे करे? तो आपने 1,25,000 रुपए पे करे टोटल। तो इसको बोल देते हैं हायर परचेज प्राइस। तो क्लियर हो गए, दोनों सिंपल है। कैश प्राइस मतलब आज का दाम और हायर परचेज प्राइस मतलब आप अगर किश्तों में खरीदते हो तो आपको टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तीसरी टर्मिनोलॉजी थी, आखिरी टर्मिनोलॉजी थी, इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? तो इंटरेस्ट बताओ। हमारे एग्जाम्पल में हम क्या मान रहे हैं? दुकानदार को जो मतलब हम दे रहे हैं वो क्या कितने रुपए मान रहे हैं? 25,000। तो ये हमने कैसे निकाला था? बिल्कुल सही, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो हमारे एग्जाम्पल में इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं कि मैं कितना ब्याज दे रहा हूं, तो हमारे एग्जाम्पल में हम 25,000 रुपए का ब्याज दे रहे हैं। तो ब्याज का मतलब होता है, सिंपल फॉर्मूले की भाषा में अगर कहूं तो हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो इसका मतलब ये आप टोटल ब्याज दे रहे हो। टेक्निकली आज ही खरीद लेते हो तो लाख रुपए का टीवी मिल जाता, लेकिन आपने किश्तों में खरीदा तो 1,25 का पड़ रहा है, तो 25,000 आप टेक्निकली ब्याज के दे रहे हो। तो इसको बोलते हैं इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट। ठीक है। तो अब अगले जो खूब सारे एग्जाम्पल्स होंगे वो सिर्फ इसी पर बेस्ड होंगे, इन्हीं की कैलकुलेशन पर बेस्ड होंगे।
कभी हम ब्याज की निकालने की बात करेंगे, कभी हम हायर परचेज प्राइस निकालने की बात करेंगे, और बहुत ही रेयर होता है कि हम कैश प्राइस निकालने की भी बात करेंगे। तो लेकिन जो भी बातें करेंगे हम कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस और इंटरेस्ट को निकालने की करेंगे। क्लियर हो गए? चलो, तो अब इसके नीचे एग्जाम्पल्स लिखने। ये एग्जाम्पल किताब के नहीं है, हम खुद बना बना के आपको लिखवा रहे हैं, समझाएंगे। लेकिन एग्जाम के लिए सारे ही एग्जाम्पल्स आप इंपॉर्टेंट करना मार्क। तो जब भी रिवीजन करोगे बाद में, तो ये सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल मस्ट हैं, क्योंकि हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नयापन है, कुछ ना कुछ बातें हैं। तो एग्जाम के लिए सारी बातें ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। कैश प्राइस इज इक्वल टू ₹1,00,000। डाउन पेमेंट इज इक्वल टू ₹20,000। बैलेंस इन 4 equal annual installments with 10% per annum interest. Find number 1 total interest और नंबर 2 HPP यानी हायर परचेज प्राइस। HPP हायर परचेज प्राइस। ठीक है, तो सॉल्यूशन। तो एक बार ब्रीफिंग समझा देता हूं डायग्राम पर ही। तो कैश प्राइस का मतलब तो आपको पता ही चल गया कि कैश प्राइस का मतलब क्या है, कि अगर आज आप टीवी खरीदते हो तो 1,00,000 रुपए में आपको पूरा टीवी मिल जाएगा आज। लेकिन हमारे पास इतने पैसे कभी भी होते नहीं हैं, तो हम कहते हैं दुकानदार से कि भाई दुकानदार जी, हमारे पास तो इतने रुपए नहीं है, आप किस्तें बना दो। तो अब किस्तों की बात कर लेते हैं। तो दुकानदार कह रहा है डाउन पेमेंट 20,000। डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ तो अभी दो, कुछ तो अभी दो ना। तो वो कहता है मैं चलो टीवी दे दूंगा आपको, किस्तें भी बना दूंगा, लेकिन आज कुछ तो दे दो ना। तो डाउन पेमेंट तो हमेशा किस दिन दी जाती है? आज, सबसे पहले दिन ही। तो जब भी हम टाइम स्केल डायग्राम ये बनाते हैं तो ये पहली डंडी जो मैं बनाता हूं ये हमारा आज होता है। आज का मतलब टुडे। तो डाउन पेमेंट हमेशा आज ही पे की जाती है। उसको डाउन पेमेंट इसीलिए भी बोलते हैं कि भाई आज पहले कुछ पैसे देकर जाओ। तो हम कितने रुपए डाउन पेमेंट दे रहे हैं? हम 20,000 रुपए डाउन पेमेंट दे रहे हैं, मतलब ये तो हमको देने ही पड़ेंगे। फिर उसने कहा कि ठीक है, जो बच गए पैसे, तो बच गए कितने बच गए? पहले तो बच गए बताओ, 80,000। वेरी गुड, है ना? तो 80,000 बच गए। तो वो कह रहा है कि जो बच गए पैसे उसके लिए मैं किस्तें बना देता हूं आपकी 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो साल की किस्तें बना देता हूं, वो आप मुझे दे देना 10% ब्याज के साथ। तो अगर मैं पहले प्रिंसिपल पोर्शन की बात करूं तो हमें 80,000 रुपए प्रिंसिपल देना है ना? खाली अगर मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट की बात करूं तो हमें 80,000 रुपए बैलेंस एक तरह से उसको और देना है प्रिंसिपल। तो वो अगर उसको कह रहा है कि मैं 4 इक्वल किश्तों में बांट देता हूं, तो खाली प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो 4 इक्वल किश्तें प्रिंसिपल वाली बन जाएंगी 20 20 20 20, ये बन गई। फिर क्योंकि हम प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज भी जोड़ के देते हैं, तभी वो पूरी प्रॉपर इंस्टॉलमेंट कहलाई जाती है, किस्त कहलाई जाती है। तो जब हम पहले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो किस अमाउंट पर निकालेंगे? 10%, 80,000 पर निकालेंगे। तो वो कितना आ जाएगा? 8,000। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मैं पहली किस्त पे करूंगा दुकानदार को वो 28,000 की करूंगा। राइट? क्लियर हो गया सबको? तो हम पहली किस्त दुकानदार को कितने रुपए की पे करेंगे? 28,000 की। यहां तक क्लियर है कैलकुलेशन? फिर आपने पहली किस्त मान लेते हैं पे कर दी। फिर जब आप अगली बार उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट देना चाहोगे
तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर वो ब्याज लगाएगा कितने रुपए पर? 60,000 पर, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल पे कर चुके। तो 60,000 पर 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6,000। तो इसका मतलब आप दूसरी किस्त जो दुकानदार को दोगे वो दोगे 26,000 की, राइट? ठीक है। एंड सेम वे तीसरी किस्त जब आप दोगे तो वो ब्याज लगाएगा किस पर? 40,000 पर 10%, यानी कि 4,000। तो तीसरी किस्त आप उसको दोगे एक तरह से 24,000 की, और चौथी किस्त जब आप उसको दोगे तो वो ब्याज लगाएगा सिर्फ 20,000 पर, यानी 2,000। तो चौथी किस्त आप उसको दोगे तो कितने की? 22,000 की। तो मेरे ख्याल से सबसे सिंपल चीज़ है जो हम पहले कई बार बचपन में भी कर चुके हैं। तो क्लियर हो गया? तो अब इसका मतलब क्या? तो पहले पोर्शन में, पहले सॉल्यूशन के पार्ट में उसने पूछा था टोटल इंटरेस्ट की, टोटल इंटरेस्ट हमने कितना दे रहे हैं हम, टोटल इंटरेस्ट। तो आप लाल स्याही वाली सारी फिगर जोड़ लो, 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000, है ना? तो इसका मतलब आप टोटल ब्याज कितना दे रहे हो? 20,000। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। तो इसका मतलब हम टोटल ब्याज दे रहे हैं 20,000। क्लियर? और दूसरा उसने पूछा था हायर परचेज प्राइस, मतलब एचपीपी, एक तरह से कि किस्तों में खरीदने पर आपको टीवी कितने का पड़ा। तो दूसरा उसने पूछा था हायर परचेज प्राइस। तो अब मैं एचपीपी का फॉर्मूला ये लिख सकता हूं, फिर आप बताना कि क्या आप उसमें एग्री करोगे। एचपीपी का फॉर्मूला ये लिख सकता हूं क्या मैं? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट का लिखा था एचपीपी माइनस कैश प्राइस, तो एचपीपी का हो गया कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो अब आपका आंसर आ जाएगा लाख रुपए प्लस 20,000 ब्याज, वो हमने ऊपर निकाल ही लिया। तो इसका मतलब हायर परचेज प्राइस है आपका, या ये टीवी आपको किस्तों में खरीदने पर कितने का पड़ा? 1,20,000 का। ठीक है, क्लियर हो गया? और आप इसको चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मैं हरे रंग से गोले लगाता हूं क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने जब किस्तों में खरीदा तो कैसे आपको 1,20 देने पड़े, ये हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो जब आप किस्तों में खरीदोगे तो सबसे पहले आज आप कितने रुपए डाउन पेमेंट देकर आओगे? 20,000। फिर पहली किस्त कितने की देकर आओगे? 28 की। दूसरी किस्त कितने की देकर आओगे? 26 की। तीसरी किस्त कितने की देकर आओगे? 24 की। और चौथी किस्त कितने की देकर आओगे? 22 की। तो आप ये हरे रंग के बक्से जोड़ो तो 1,20 आ जाएगा, है ना? तो क्रॉस चेक हो गया। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट पे खरीदने पर टीवी आपको 1,20,000 का पड़ रहा है। क्लियर? चलो, तो ये बेसिक एग्जांपल होता है थोड़ा सा आपको वार्म अप करवाने के लिए, क्योंकि अब जो आगे होगा वो आपके पैरों तले जमीन खिसका जाएगा। तो एग्जाम्पल 2 यहां से आप समझ लो सीए इंटर शुरू हो रहा है। एग्जाम्पल 1 तो पुराना था। तो एग्जाम्पल 2 में लिखना है कैश प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब नहीं दे रखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% पर एनम। उसके बाद डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 8,000। इंस्टॉलमेंट्स आर ₹68,000, ₹63,000 and ₹57,000। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल 2 बेसिकली। तो इसमें पहले पढ़ लेता हूं फिर हम डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें लिखा है कैश प्राइस ऑफ टीवी क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली इसमें हमको क्या नहीं पता? कैश प्राइस। तो हमको फाइंड आउट कैश प्राइस करना है एक तरह से कि कैश प्राइस क्या रहेगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है 10% पर एनम है। इसका मतलब अगर हम किश्तों में खरीदते हैं टीवी तो दुकानदार हमसे कितना ब्याज लेता है, 10% पर एनम का ब्याज ले रहा होगा। डाउन पेमेंट समझ ही गए हम, 8,000 आज देने पड़ते हैं और 3 किश्तें उसने बता रखी हैं। ठीक है, तो पहले मैं सॉल्यूशन में डायग्राम बना लेते हैं कि थोड़ी सी हमारी बातें क्लियर हो जाएं। तो इसका मतलब इसमें टोटल 3 किश्तें पे हो रही होंगी, ये तो समझ आ गया। पहली किश्त पे हुई है 68,000 रुपये की, दूसरी किश्त पे हुई है 63 रुपये की और थर्ड किश्त पे हुई है 57,000 रुपये की। तो ये तो हो गई किश्तें, ठीक है। और आज उसने कहा कि भाई आज जो है आपको डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, 8,000। ये तो आपको आज देना ही पड़ेगा। तो मैं एक चीज बस बता सकता हूं फिलहाल कि अगर मैं टीवी किश्तों में खरीदता हूं हायर परचेज पर, तो मेरा हायर परचेज प्राइस जो होगा वो मैं बता सकता हूं वो कितना होगा। अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो 196, बस मैं ये बता सकता हूं। लेकिन ये उसने पूछा नहीं है तो मतलब कोई फायदा वैसे नहीं है। मतलब मेरे को नंबर अभी तक 0 ही चल रहे हैं मेरे एग्जाम में। लेकिन हाँ, मैं वैसे बता सकता हूं अपने कॉन्सेप्ट की रिवीजन के लिए कि ये मुझे पता है कि मैं किश्तों में अगर टीवी खरीदता हूं तो 8,000 आज दूंगा डाउन पेमेंट के। पहली किश्त 68 की दूंगा 1 साल बाद, दूसरी किश्त 63 की दूंगा 2 साल बाद, तीसरी किश्त 57 की दूंगा 3 साल बाद। तो कुल मिलाकर टीवी मुझे हायर परचेज पर खरीदने पर 196 का पड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मेरा आज टीवी खरीदने पर कैश प्राइस क्या है ना, वो मुझे नहीं पता। हाँ, बाकी ब्याज दर उसने बता रखी है कि 10% है पर एनम की, वो उसने मुझे बता रखी, ठीक है। तो मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही खैर ऑब्वियसली, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपको बुद्धि लगानी चाहिए तो 5 मिनट में आपको देता हूं कि आप जो भी अपनी तिगड़म लगाना चाहते हो, जैसे भी करके देखना चाहते हो तो कोशिश करके देखें, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलो तो डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जितना भी कोशिश करा और जो भी करा ठीक है। तो पहले एक बार बेसिक कहानी में घुसता हूं डिटेल में कि हम ये सोचते हैं कि अगर मान लो हमारा, ये हटा देता हूं अब प्राइस, ये तो ऐसे ही था, ये डायग्राम है और कैश प्राइस हमें नहीं पता, ठीक है। तो अभी तो खैर मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन मैं ऐसी कुछ भी लिख रहा हूं, बाद में सब मैं रब कर दूंगा कि मान लो कैश प्राइस फॉर एग्जांपल होता 155, ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो हम आज अगर उसको डाउन पेमेंट 8,000 कर रहे होते तो हमारा बैलेंस बचता 147, ठीक है ना। फिर हम उसको कहते कि भैया ये 147 जो बच गए इनकी आप किश्तें बना दो और मैं उन पर 10% ब्याज के सहित देने के साथ साथ मैं तैयार हूं, मैं दे दूंगा। तो वो इस बैलेंस की 3 किश्तें बना देता। तो उनको मैं नाम दे देता हूं प्रिंसिपल्स, P1, P2, P3। तो प्रिंसिपल्स 3 भागों में टूट जाते। अब पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि क्या P1, P2, P3 बराबर होते हैं या होंगे? जरूरी नहीं है। जैसे हमारे पुराने एग्जाम्पल में तो मैंने दे दिया था कि हाँ, कि किश्तें बराबर थी, तो हमने इसीलिए सारी किश्तों को 80,000 रुपए को 20-20-20 करके तोड़ लिया था। तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता। तो पहली तो मोनोटोनी दिमाग से ये हटानी है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये जो बैलेंस प्रिंसिपल बचा हुआ है, तो अगर हम इसको 3 किश्तों में तोड़ेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट तीनों बराबर ही होंगे कि भाई ये P1, P2, P3 ये प्रिंसिपल पोर्शन बराबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन बोले। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं रैंडमली, मतलब क्या पता ये 99,000 हो, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूं, वैसे तो गलत है। क्या पता ये 47,000 है और क्या पता ये 1 रुपए हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब वो कैसे भी, मतलब 1,000 रुपए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो इस 147 को किन किन प्रिंसिपल्स में तोड़ रहा है वो हमें फिलहाल तो नहीं पता, और वो जरूरी भी नहीं है कि इक्वल हो, तो वो कैसे भी हो सकते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। फिर ये जो किश्त उसने हमें दे रखी है कि पहली किश्त है 68,000 की, तो किश्त कैसे बनती है? ये 68 के अंदर क्या क्या रहा होगा? एक तो P1 रहा होगा और P1 के साथ साथ हमने ब्याज जो दिया होगा यानी 10% जो इंटरेस्ट दिया होगा, और ये 10% इंटरेस्ट जो होता है
पहली किस्त के टाइम पर तो पूरे प्रिंसिपल पर निकल रहा होता है, तो टेक्निकली ये 10% इंटरेस्ट आपका P1 प्लस P2 प्लस P3 तीनों का होगा। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है। तो अगर मैं अब ये फिगर्स अपनी मनगढ़ंत हटा दूं क्योंकि अब इसका रोल खत्म हो गया, तो अगर मैं ये एक नीचे एक इक्वेशन लिखूं कि P1 प्लस 10% ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 68,000 बना होगा, तो आप एग्री कर रहे हो? बिल्कुल समझदारी से एग्री कर रहे हो, है ना? ठीक है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अब आ जाता हूं चलो P2 पर, दूसरी किस्त पर। दूसरी किस्त जो 63,000 दे रखी है, ये कैसे बनी होगी? इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट रहा होगा P2 और साथ ही साथ आपने 10% ब्याज दिया होगा। और बिल्कुल सही, इस मोमेंट पर आकर, क्योंकि आप प्रिंसिपल 1 तो पे कर चुके होते, तो जब बचा हुआ ब्याज होता है वो P2 और P3 पर ही लगा हुआ होगा। तो इसका मतलब मैं ये एक इक्वेशन और लिख सकता हूं कि P2 प्लस 10% ऑफ P2 प्लस P3 इक्वल्स टू 63। अच्छा, तो पहले इन दोनों इक्वेशनों की बात कर लेता हूं। अब दुनिया भी इतनी एडवांस नहीं हुई कि दुनिया की कोई भी ताकत इन इक्वेशन में से किसी भी एक को सॉल्व कर ले। रीजन बीइंग कि चाहे आप पहली इक्वेशन की बात करो तो उसमें 3 अननोन्स हैं, तो 3 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें 3 इक्वालिटीज चाहिए। तो यहां इक्वालिटी एक ही है, बस इक्वेशन एक ही है और 3 अननोन्स है, तो ये तो दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। इसी तरह दूसरी इक्वेशन की भी मैं बात करूं तो उसमें 2 अननोन्स हैं, P2 और P3, और इक्वेशन एक ही दे रखी है, तो दुनिया की कोई भी ताकतें इन दोनों इक्वेशन को तो नहीं सॉल्व कर सकती। अब मैं बना रहा हूं थर्ड और लास्ट इक्वेशन, यानी कि ये जो 57,000 है ये कैसे बना होगा? इसमें P3 मतलब प्रिंसिपल पोर्शन रहा होगा और 10% यानी जो ब्याज रहा होगा वो P1 और P2 तो हम पे कर चुके होंगे इस टाइम तक, तो सिर्फ 10% किसका रहा होगा? P3 का रहा होगा। तो 57,000 जो है वो कैसे बना होगा कि थर्ड वाला प्रिंसिपल पोर्शन प्लस 10% ऑफ P3, 57 ऐसी बना होगा। तो इस तरह के सवाल में हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करना पड़ता है। मतलब ऐसा रट भी सकते हैं हम, रट भी सकते हैं, नहीं तो ना भी रटो तो कर लो फिर सॉल्व ना भी रटो तो कर लो, पहली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, दूसरी कर नहीं सकते, तो मतलब बाय डिफॉल्ट आपको लास्ट इक्वेशन से ही सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जैसे हम P3 को मैं x लिख लेता हूं, थोड़ा x देखने में अच्छा लगता है, तो x प्लस 10% ऑफ x को 0.1x लिख लूं। ठीक है, तो 1.1x इज इक्वल टू 57,000, तो x आपका निकल जाएगा। मतलब एटलीस्ट ये समझो कि कुछ निकलना तो शुरू हुआ। तो x निकलने का मतलब है कि आपने कम से कम ये तो निकाल लिया ना। कितना आ रहा है एक बार फिगर बताना? 18, तो राउंड फिगर ये ले लेते हैं। अब बस समझते रहना ध्यान से, प्रेजेंटेशन में आपको बाद में सारी ढंग से करवाऊंगा, ये नहीं करनी होती। तो इसका मतलब देखो आपने ये निकाल लिया, और जो अब एटलीस्ट कुछ अचीवमेंट जितना ही है कि इस 57,000 में अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल कंपोनेंट है 51,818 का, यानी जिसको हम P3 कह रहे हैं, तो मैं P3 की जगह 51,818 लिख सकता हूं। और आपने जो इस पर ब्याज दिया होगा वो इसी का 10% दिया होगा, तो वो 5182 लिख लेता हूं। तो इसका मतलब ये आपने ब्याज दिया होगा। तो मुझे 57,000 वाली किस्त का ब्रेकअप पता चल गया, तो एटलीस्ट कुछ तो अचीवमेंट ये मेरी लिए हो गई। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां से देखो लिंक मिल गया, मुझे P3 की वैल्यू पता चल गई 51,818। तो अब जो सेकंड इक्वेशन मेरी फंसी हुई थी, तो एक बार आप सेकंड इक्वेशन पे फोकस करना, उसमें मैं अब सेकंड इक्वेशन में मैं P3 की जगह 51,818 पुट कर सकता हूं। तो अब ये इक्वेशन जो पहले फंसी हुई थी, इसमें मेरे को एक अननोन मिल गया P3। अब खाली इस इक्वेशन को अगर दोबारा देखोगे आप, तो खाली इसमें अब एक ही अननोन रह गया P2, तो इसको भी सॉल्व करा जा सकता है। अब तो अगर मैं P2 वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने की तरफ बढ़ूं, तो P2 वाली इक्वेशन अब बन रही होगी मेरी, मैं P2 को x लिख लेता हूं दोबारा से, तो x
प्लस 10% ऑफ x प्लस 51818 बराबर 63,000, राइट। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, 10% ऑफ x को 0.1x ही लिख लेता हूँ और 10% ऑफ 51818 को 5182 लिख लेता हूँ, वही अप्रॉक्स, क्योंकि जो हमने ले रखा है। तो ये बन जाएगा, x वाला हो गया 1.1x इज इक्वल टू 3000 माइनस 5182। तो एक बार आप x निकालना, 52,561 ले लेते हैं, ठीक है, 0.8 है ना, तो 52,562। एक बार सब टैली करके देख लो कि यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, तो 52,562। तो इसका मतलब मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हो गई, मुझे अपनी P2 पता चल गई। तो यानी कि अब मैं 52,562 को अगर ऊपर ले जाऊं, 52,562 को, तो दूसरी किस्त का मुझे प्रिंसिपल कंपोनेंट पता चल गया 52,562 है, और इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो है 10% ऑफ P2 प्लस P3। तो एक बार P2 कितना निकला है 52,562, P3 हमारा निकल चुका था 51,818, दोनों को जोड़कर 10% निकालना जरा, 10,438 आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यही दोनों मिलकर फिर 63,000 की पूरी किस्त देखो बन गए, है ना। अब इसी तरह घुस जाऊंगा तो P2 P3 पता है, तो मेरा P1 भी मतलब निकल जाएगा, प्रोसेस समझ गए हम, है ना। तो हमारा जो है हर किस्त का प्रिंसिपल कंपोनेंट देखो अलग हो गया और इंटरेस्ट कंपोनेंट अलग कर लिया हमने। तो इसकी ट्रिक क्या है कि हमको कहां से शुरू करना चाहिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट से। और ट्रिक क्या है, बेसिकली हम अगर करना भी चाहेंगे तो नहीं हो पाता। तो मतलब अब मैं मानता हूं कि अब हम ऐसा करके, ये लास्ट वाला मैं सॉल्व नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट, मतलब निकल जाएगा। तो हम 68 को भी ब्रेकअप कर लेंगे, उसका भी प्रिंसिपल कंपोनेंट जो भी निकलेगा, ऐसी मैं लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, ठीक है, वो निकल जाएगा, और उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट जो भी होगा उस समय का वो भी निकल जाएगा, ठीक है, मतलब निकल जाएगा। तो अब हम टोटल इंटरेस्ट अगर वो पूछे तो भी बता देंगे, है ना, सारे इंटरेस्ट जोड़ लेंगे, ये वाला और ये वाला, है ना। और HPP हमारे पास था ही, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल इंटरेस्ट को, तो कैश प्राइस आ जाएगा। और अदरवाइज कैश प्राइस को निकालने का दूसरा तरीका क्या, भाई कैश प्राइस का मतलब ही क्या होता है कि ब्याज को हटा दो, ब्याज को हटा दो, तो 8,000 आज पे कर रहे थे आप, और जो जो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं अगर मैं इन्हें खाली ऐड कर लूंगा तो भी मेरा कैश प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। बट आपको प्रोसेस समझ आ गया ना कि ये इसमें कॉम्प्लिकेशन थी। तो हमें वैसे इक्वेशन सॉल्व करके नहीं करना होता, तो इसको हम एक थोड़ा स्टाइलिश तरीके से कर लेते हैं। तो मैं आपको स्टाइलिश तरीका एग्जाम वाला ही करवा देता हूं, चलो ठीक है ना। तो अब आप मेन सॉल्यूशन लिख लो कि हमको कैसे करना होता है। पहले सबसे पहले बड़ा बड़ा लिखवा देता हूं ताकि हमेशा ध्यान रहे। ऑलवेज स्टार्ट विद लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं कि रटने वाली बात है, पर फिर भी लिखवा देता हूं क्योंकि बाद में 4-5 महीने बाद हम बातें भूल जाते हैं। तो आप अगर इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना भी चाहोगे तो पहली इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती, इसीलिए हम लास्ट वाली से ही हमेशा शुरू करते हैं। तो एक कॉलमनर फॉर्मेट सा बना लेते हैं, जैसे वो कॉलम चलो बाद में बना लेंगे। तो आप ऐसे लिखना, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की थी, थर्ड इंस्टॉलमेंट 57,000 की, ठीक है ना। तो उसको आप डिवाइड कर देना 1+1 से। तो 1+1 क्या है बेसिकली, ये बेसिकली है 100 प्लस रेट जो है परसेंटेज फॉर्म में। तो जैसे ये आप देख रहे थे ना जो हमने पहली इक्वेशन सॉल्व करी थी, तो देखो, तो मैं डायरेक्टली आपको x का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं
57 डिवाइड बाय 1.1 ही बन गया था ना पूरा सॉल्व करके, तो हमको क्यों इक्वेशन दिखाने। तो हम सीधा यहां से शुरू कर लेते हैं। तो 57,000 डिवाइड बाय 1.1, तो ये जो आंसर आता है ये हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट हमें पता लग जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर हेडिंग बना ली प्रिंसिपल, तो कितना है आ रहा था ये 51818, ठीक है ना। और अगर 57,000 में 51818 प्रिंसिपल कंपोनेंट है, तो रिमेनिंग इंटरेस्ट कितना बच गया 2, जो हमने कहा था 5182, ठीक है। फिर हम ये निकालते हैं कि सेकंड इंस्टॉलमेंट तक, तो ये क्यूमुलेटिव बताता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट तक हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या था। तो हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की थी 63,000 की, उसमें हम जोड़ते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट वाला जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, यानी 51,818, और इस पूरे को फिर 1.1 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद का पूरा, मतलब P2 प्लस P3 का हमारा आंसर आ जाएगा कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद कितना प्रिंसिपल कंपोनेंट बचा हुआ है। तो ये एक बार सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है 1,04,380, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो मतलब ब्रैकेट में लिखने के लिए लिख देता हूं 51,818 जो है ये बेसिकली था P3, और ये 1,04,380 जो है ये बेसिकली है P2 प्लस P3। तो आप इसका अगर 10% निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट पता लग जाएगा। तो इसका 10% आ रहा था 10,438 है ना। तो शायद अगर आप चेक करोगे दूसरी किस्त का ब्याज जो था वो इतना ही था। अभी बाद में पूरा क्रॉस चेक करवा दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कि भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर कितना क्यूमुलेटिव एक तरह से हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट था, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट किस्त कितने की थी 68,000 की, प्लस फिर ये जो आया 1,04,380, इसको जोड़ के होल डिवाइडेड बाय 1.1। तो ये एक बार बताओ कितना आएगा 10 and then 9 8 point something 09 है ना, तो 9 पे छोड़ देते हैं। तो 1,56,709 जो है अप्रोक्सीमेटली ये हमारा एक तरह से आ गया पूरा प्रिंसिपल कंपोनेंट, यानी कि P1 P2 P3 तीनों को जोड़कर। तो जो पहला साल का ब्याज निकला होगा या पहली किस्त का ब्याज निकला होगा वो इसका 10% निकाला होगा। तो इसका 10% अगर आप निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली वो तो 15,671 ही कर लेते हैं, मतलब, या 70 कुछ भी कर लो, 0.9 है तो ये है होगा। तो पहली किस्त में जो ब्याज होगा वो ये होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में हम क्या करते हैं, जब वो कैश प्राइस पूछते हैं तो हम इतनी टेबल बस बनाकर प्रेजेंट कर देते हैं। तो हमको ये पता लग गया कि पहली किस्त के टाइम पर प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना था 156,709। तो अब हाँ, तो फाइनली कैश प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैश प्राइस इज इक्वल्स टू, अब डाउन पेमेंट कितनी थी 8,000, मतलब 8,000 डाउन पेमेंट प्लस ये जो हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट पहली किस्त तक का पूरा निकाल लिया था क्यूमुलेटिव 156,709। तो इसको अगर आप कर लो, जोड़ लो तो 164,709। तो ये बेसिकली कैश प्राइस है। दिस इज योर आज का प्राइस। तो ये हमने सही निकाल लिया कि हमारा आज का कैश प्राइस क्या है, ये है। तो एग्जाम के अंदर हम इस तरह की प्रेजेंटेशन करके दिखा देते हैं, तो शॉर्ट में हो जाता है, हमें फिर वो छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेशन इक्वेशन नहीं करनी है ना, नहीं तो क्लाइंट भी समझ जाएगा कि ऐसे सॉल्व करना है। तो हमको ऐसे दिखाना है कि क्लाइंट को पता ना चले कि ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, बस मतलब ये इसको हम एक टैबुलर फॉर्मेट में ऐसा नहीं, इतना दिखाना होता है।
हाँ, इक्वेशन नहीं दिखानी पड़ती, तो आपकी टेबल बस कुछ कुछ मतलब ऐसी बन जाती है थोड़ी थोड़ी। अगर आपको इसको टेबल का फॉर्म देना हो तो आप इस तरह से मतलब इसको टेबल का एक फॉर्म दे सकते हो। तो कैश प्राइस निकालने को वो बोल रहा है, तो हमारा सीधा प्रेजेंटेशन और हमारा सीधा अटैक कैश प्राइस पर ही है, तो हम फिर बाकी चीज़ों को नहीं करते या नहीं दिखाते उल्टी सीधी। तो ना हम इक्वेशन दिखाते, हम सिर्फ ये दिखाते हैं कि तीसरी किस्त में प्रिंसिपल कंपोनेंट इतना था, दूसरी किस्त के टाइम पर टोटल प्रिंसिपल कंपोनेंट इतना था, और पहली किस्त के टाइम पर तो टोटल प्रिंसिपल कंपोनेंट इतना था। तो बस कैश प्राइस क्या होता है कि डाउन पेमेंट जो आप आज दे रहे हो और टोटल प्रिंसिपल कंपोनेंट जो बचा वो कैश प्राइस होता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं क्रॉस चेक जरूर करवाऊंगा, ताकि भाई एक एग्जांपल से क्लैरिटी हो जाए कि ये प्रोसेस सही है भी या हम ऐसी हवाबाजी कर रहे हैं। तो अब जो था, हम अपने ऊपर वाले मेन डायग्राम पे चले जाते हैं थोड़ा क्रॉस चेक करने के लिए। तो एक बार P2 तो हमने निकाल लिया था, P3 भी निकाल लिया था। तो एक बार हम वो P1 और इंटरेस्ट 68,000 का अंदर का ब्रेकअप इक्वेशन से सॉल्व करके एक बार निकालते हैं। तो हमारी इक्वेशन ये थी फर्स्ट वाली, P1 प्लस 10% ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 68। उसमें एक बार मैं P2 और P3 को अब पुट कर सकता हूं। तो P2 था हमारा 52,562 और P3 था हमारा 51,818। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व कर देता हूं। तो P1 को इधर कर देता हूं, x लिख रहा हूं, प्लस 10% ऑफ बन गया x प्लस, तो 52,562 प्लस 51,818 को जोड़ना 1,04,380 है ना। तो ये बराबर है 68,000 की, यही बन गई इक्वेशन 1। तो ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो x प्लस 0.1x प्लस 10,438 इज इक्वल टू 68,000। तो 1.1x इज इक्वल टू 68,000 माइनस 10,438। तो एक बार x निकाल लो, तो 68,000 माइनस 10,438 डिवाइडेड बाय 1.1, 52,329। क्लियर, सबको यही आ रहा है। तो मैं अब पहले बादल के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट लिख सकता हूं 52,329, और किस्त है 68 की, तो 68 में से ये माइनस कर दो 52,329, तो ब्याज कितना बन गया 15,671। ठीक है, तो देखो अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जो हरे बादल हैं मतलब हरा वाला पोर्शन है उन्हें जोड़ लो, 8,000 की डाउन पेमेंट जोड़ लो, 52,329 जोड़ लो, 52,562 जोड़ लो, और 51,818 जोड़ लो। एक बार ये जोड़ लो हरे हरे वाले, 1,64,709। और अब हम अपना आंसर देखते हैं। हमारा आंसर क्या आ रहा था 1,64,709। ठीक है ना। तो एग्जाम में कैसे करा जाता है, ऐसे करा जाता है। तो हम इस तरह से कैश प्राइस निकाल देते हैं। लेकिन मान लो आप भूल जाओ या बिल्कुल फंस गए, तो भी आपके पास लेंदी तरीका तो है ही ना। मान लो फंस गए तो इक्वेशन बना बना के कराना, मतलब एग्जाम में छोड़ना नहीं है। आपको 5 नंबर का सवाल अगर आएगा तो हम कर तो देंगे सॉल्व। तो अगर बिल्कुल ही फंस गए, भूल ही गए, तो इक्वेशन ही चला लेना काम, लेकिन जरूरत नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है हम। तो हम इक्वेशन बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, हम सीधा इस तरह की एडवांस कैलकुलेशन शो करके सीधा कैश प्राइस निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो अब अगले जो 2 एग्जांपल होंगे वो इसी पर बेस्ड होंगे, क्योंकि हम इसको थोड़ा पक्का कर लेते हैं। तो अगला वाला तो मैं आपसे ही करवाने की सोच रहा हूं। अगला है एग्जांपल नंबर 3। चलो, तो इसमें लिखो एग्जाम्पल नंबर 3 में डाउन पेमेंट
डाउन पेमेंट 10,000, कैश प्राइस क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और इंस्टॉलमेंट्स, इसमें भी 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, आर ₹39,000, ₹36,000 एंड ₹33,000। चलो ठीक है ना। तो अब सीधा सॉल्यूशन आप एग्जाम वाली तरीके से ही करना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। आइए जी, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट से शुरू करना है प्रोसेस जो रटवाया था। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट थी 33,000 की, रेट था 10%, तो 33/1.1, तो इसका मतलब आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर प्रिंसिपल कंपोनेंट है 30,000 का। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर आ गए तो क्या था फॉर्मेट, सेकंड इंस्टॉलमेंट 36,000 की प्लस जो ऊपर का प्रिंसिपल कंपोनेंट आया 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेट। तो इसका मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर क्यूमुलेटिव यानी कि P2 और P3 प्रिंसिपल कंपोनेंट था 60,000 का, और थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर तीसरी इंस्टॉलमेंट 39,000 की प्लस ऊपर से जो प्रिंसिपल कंपोनेंट आया 60,000 डिवाइडेड बाय 1.1। तो इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर, सॉरी ये फर्स्ट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना, 90,000। ठीक है। तो फाइनली कैश प्राइस निकालने के लिए क्या करना था हमको, डाउन पेमेंट प्लस जो P1 P2 P3 है सारे प्रिंसिपल जुड़ गए, तो बेसिकली 1 लाख रुपए कैश प्राइस आया। तो इसको अगर मतलब आप वैसे क्रॉस चेक भी करोगे तो भी ठीक ही आएगा, तो अब करने की जरूरत नहीं बार बार इक्वेशन, लेकिन अगर आप करोगे तो सही आ जाएगा। क्लियर हो गया प्रोसेस। तो ये हो गए। अगली वैरायटी, तो 2 वैरायटी आपके साथ कवर करवा ली। पहला एग्जाम्पल जो था वो तो बेसिक था, दूसरे 2 ये एग्जाम्पल्स थे जिसमें हमने क्या निकाला बेसिकली कि अगर कभी भी क्या मिसिंग हो, कैश प्राइस मिसिंग हो और बाकी उसने सब दे रखा हो, रेट वेट दे रखा हो, तो कैसे हम कैश प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये अब अगली वैरायटी होगी, तो ये लिखना एग्जाम्पल नंबर 4 में कैश प्राइस इज इक्वल टू 1 लाख, डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 10,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 39,000, second installment is equal to 36,000, third installment is equal to 33,000। फाइंड, इसमें 3 चीज़ें निकालनी है। नंबर 1 हायर परचेज प्राइस HPP, नंबर 2 टोटल इंटरेस्ट, और नंबर 3 ईयरली इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो ये भी एक प्रश्न है, मतलब एग्जाम्पल है, इसमें भी कुछ देखेंगे। तो कैश प्राइस दे रखी है 1 लाख, डाउन पेमेंट दे रखा है 10,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 39 की, सेकंड है 36 की, थर्ड है 33 की। तो कह रहा है आपको हायर परचेज प्राइस निकालना है। तो सॉल्यूशन में मैं बना देता हूं डायग्राम जस्ट रेफरेंस के लिए। तो अगर हम ये देखें कि आज आपको कितने रुपए डाउन पेमेंट देना है, तो 10,000 रुपये। तो ये तो हो गया जो आज आपको देना है। इसके अलावा अगर आप किस्तों में खरीद रहे हो तो पहली किस्त में आपको देने पड़ेंगे 39, दूसरी किस्त में आपको देना पड़ेगा 36 और तीसरी किस्त में आपको देना पड़ेगा 33। ठीक है, 3 ही किस्तें थी। तो पहले पॉइंट में तो पूछ रहे हैं हायर परचेज प्राइस बताओ। तो हायर परचेज प्राइस जो है वो कितना आ गया कि भाई आपको टोटल कितने देने पड़ेंगे अगर आप किस्तों में खरीदते हो। तो 10,000 आज दोगे
39 पहली किस्त में दोगे, 36 दूसरी किस्त में दोगे, 33 तीसरी किस्त में दोगे, तो कुल मिलाकर आपने कितने दिए? 1,18,000। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। ये तो आ गया आपका हायर परचेज प्राइस कि टोटल कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे, तो हमको 1,18,000 रुपए देने पड़ेंगे। दूसरा उसने पूछा कि टोटल इंटरेस्ट बताओ, कि भाई आपने कुल ब्याज कितना दिया, तो ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस की। अगर आज ही पूरा टीवी आज ही खरीद लेते हो आज के दाम पर, तो आज पूरा टीवी कितने का दे रखा है? 1 लाख। तो इसका मतलब कुल मिलाकर आप अगर इंटरेस्ट की बात करो तो कितने रुपए दे रहे हो आप? 18,000। ठीक है ना, तो ये भी आ गया इंटरेस्ट। तो दो चीजें तो इसमें काफी ऑर्डिनरी थी और पुराने कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड थी। जो थर्ड चीज है वो है बस मेन खेल कि अब आपको ईयरली इंटरेस्ट निकालना है। आपको ये बताना है कि हर साल कितना ब्याज लगा होगा, पहली किस्त में कितना ब्याज, दूसरी किस्त में दूसरा ब्याज, और तीसरी किस्त में तीसरा कितना ब्याज। और क्वेश्चन की यूएसपी ही यही है जो बादल में लिखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग। भाई रेट दे दूंगा फिर तो नर्सरी के बच्चे से ही निकलवा लूंगा मैं तो इसकी यूएसपी ही ये है कि अब आपको साल का ब्याज बताना है कि हर साल कितना कितना ब्याज लगा होगा, जब कॉन्सेप्ट मेन इज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। तब ये एग्जांपल बनाया। अगर मैं रेट भी दे दूंगा तो फिर तो निकलवा ही कह रहा हूं, फिर तो मैं कुछ निकलवा ही नहीं रहा, फिर तो आपसे कैलकुलेशन ही करवा रहा हूं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। अब पिछले वाले एग्जांपल को देख के लग रहा है कि रेट 10% ही होगा, है ना, तो आओ उस पर भी क्लैरिटी ले लेते हैं। पिछले एग्जाम्पल में जा रहा हूं एक बार थोड़ी देर के लिए। पिछले एग्जाम्पल में हमारे जो प्रिंसिपल कंपोनेंट निकले थे वो ये निकले थे 30, फिर 60, फिर 90, और इस पर अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे भी 10% ब्याज था तो 3,000, 6,000 और 9,000 ये आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट निकलेगा। तो अगर किस्तों को तोड़ूं मैं पिछले एग्जाम्पल में, तो पहली किस्त जो 39 की है उसमें प्रिंसिपल होगा 30 और ब्याज होगा 9। दूसरी किस्त जो 36 की है उसमें प्रिंसिपल होगा 30 और ब्याज होगा 6। और तीसरी किस्त जो 33 की है उसमें प्रिंसिपल होगा 30 और ब्याज होगा 3। तो अगर खाली प्रिंसिपल जोड़ लूं 90,000 और डाउन पेमेंट आज की 10,000, तो आपका कैश प्राइस 1 लाख सही आ रहा था, है ना। अब पिछले एग्जाम्पल में लेकिन एक चीज नोटिस करो, पिछले एग्जाम्पल में सॉल्व करने के बाद, वेरी गुड, तीनों प्रिंसिपल्स क्या हैं? इक्वल है। पिछले एग्जाम्पल में क्या इसमें ये लिखा है कि आपके तीनों प्रिंसिपल्स इक्वल हैं? इसमें तो नहीं लिखा ना, समझ गए। तो इसका मतलब हम ये मान नहीं सकते और हम ये ऐसा सोच नहीं सकते कि हमने तो पिछला एग्जाम्पल कर रखा है तो इसमें भी प्रिंसिपल्स 30 ही होंगे। और मतलब आपको क्या पता कि भाई ये 30 प्लस 9,000 ब्याज बन रहा है, आपको कैसे पता? मतलब ये आप सोच रहे हो, ये आपका दिमाग आपको सोचवा रहा है क्योंकि आपने पिछला एग्जाम्पल करा है, समझ रहे हो। तो ये जानबूझ के पिछले एग्जाम्पल के बाद ही सवाल करवाता हूं ताकि ये आपके दिमाग की इस साइकोलॉजी को तोड़ा जाए। तो आप ये सोच रहे हो, ये है नहीं, ये आप सोच रहे हो। क्या पता भाई प्रिंसिपल, पहली वाली प्रिंसिपल 30 की बजाय क्या पता 29 की हो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, और ब्याज का कंपोनेंट उसमें 10 का हो, आपको क्या पता, है ना। क्या पता दूसरी किस्त में प्रिंसिपल कंपोनेंट 32 का हो और ब्याज का कंपोनेंट खाली 4,000 हो, आपको क्या पता। तो जब तक क्वेश्चन कह नहीं रहा कि प्रिंसिपल्स इक्वल है तो आप सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन वो गलत होगा। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते। तो इसीलिए ये तो नहीं सोचा जा सकता कि ये 30 प्रिंसिपल्स हैं और 9, 6, 3 इंटरेस्ट हो गया तो ये है, तो वो तो नहीं चलेगा। तो अब क्या करें? ईयरली ब्याज कैसे बताएं कि पहली किस्त में कितना ब्याज, मतलब वो ये पूछ रहा है, समझ गए ना आप सवाल, कि तीनों किस्तों में इंटरेस्ट कंपोनेंट एक तरह से कितना है, कि पहली किस्त में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है,
दूसरी किस्त में कितना है, तीसरी किस्त में कितना है। तो हमको हर किस्त का इंटरेस्ट कंपोनेंट चाहिए कि ईयरली इंटरेस्ट हम बता सकें। तो इस पे मैं आपसे टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी सोचोगे कुछ भी करोगे वो गलत दिशा में ही जाएगा। तो मैं इसीलिए सीधा आपको लिखवा देता हूं। लिखो आंसर नंबर 3 में, whenever total interest is given, whenever total interest is given, जैसे हमारे एग्जाम्पल में कितना है टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट है 18,000 है ना, वो तो हमें पता है कि टोटल इंटरेस्ट है 18,000 है ना, वो हमें पता है। तो व्हेन टोटल इंटरेस्ट इज गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग, लेकिन रेट जो है वो मिसिंग है, देन divide the total interest, then divide the total interest in the ratio as discussed below। तो उस केस में फिर हम टोटल इंटरेस्ट को एक रेशियो में डिवाइड करते हैं जो अभी सर आपके साथ बिलो डिस्कस करेंगे। तो ये इंस्टीट्यूट ने फिर हमको एक बेस्ट तरीका बता रखा है कि भाई अगर अब भाई, क्योंकि ऐसे तो अब कोई भी नहीं बता सकता भाई। देखो फिर से वही बात है कि मान लो मैं कह रहा हूं 39 के अंदर ये बता दो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है और इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है और रेट मुझे पता नहीं है, तो फिर बात तो वही आ गई कि इसको तो फिर परमात्मा भी नहीं सॉल्व कर सकता टेक्निकली, तो है ना, क्योंकि दो अननोन्स हो गए और इक्वेशन एक ही है, तो फिर नहीं निकाला जा सकता टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हम क्या कुछ करें ऐसा, कुछ बेस्ट अजम्पशंस ही मान लें, मतलब कुछ तो ऐसा कर ही दो ना कि बस हो जाए काम, क्लाइंट को बेवकूफ बना ही दें। तो हम एक रेशियो में टोटल इंटरेस्ट को भाग दे देते हैं, जो इंस्टीट्यूट कहता है कि हमें फॉलो करना है, तो मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर हम बांट लेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट रेशियो का पॉइंट होता है वो होता है कि आपकी टोटल ब्याज टोटल किस्तें क्या क्या थी। तो क्या क्या थी, पहली किस्त 39, दूसरी 36 और तीसरी 33। तो जो फर्स्ट रेशियो पॉइंट होता है वो होता है कि आप तीनों किस्तें जोड़ लो। तो आप भी लिख लो नीचे। तो फर्स्ट रेशियो पॉइंट बन जाता है कि आपको तीनों किस्तें जोड़ लेनी है। उसके बाद जो सेकंड रेशियो पॉइंट बनता है वो बनता है कि पहली किस्त तो खत्म, तो अब दूसरी और तीसरी किस्त जोड़ लो। और उसके बाद थर्ड रेशियो पॉइंट जो बनता है वो बनता है कि पहली किस्त भी दूसरी किस्त भी खत्म, तो बस खाली तीसरी किस्त ही ले लो। तो आपको बेसिकली इनका रेशियो निकालना है, मतलब तो रेशियो जो निकलेगा वो निकलेगा 1,08,000 का, 69,000 का और 33,000 का। इनका रेशियो निकलेगा बेसिकली 1,08,000 का, 69,000 का और 33,000 का। ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये हम सिर्फ एक अजम्पशन बेस्ड रेशियो ही निकाल रहे हैं, कोई पक्का सबूत नहीं है, पर इंस्टीट्यूट कहता है कि हमको यही फॉलो कर लेना है, तो हम यही फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बट समझ आ गया ना हमको क्या करना है। तो हमको ऐसे करना है। तो हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, तो अब हम अपने ब्याज को इस रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। कर लिया नोट रेशियो तक? ठीक है। तो अब हम अपने टोटल इंटरेस्ट को इस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो ईयर 1, 2, 3 और इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना था 18,000, तो उसको इन तीनों रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले साल का आ जाएगा 108/210, दूसरे साल का आ जाएगा 69/210 और तीसरे साल का आ जाएगा 33/210। तो ये आप सॉल्व कर लोगे। अप्रॉक्सीमेटली लिख देता हूँ 9257 पहले साल का, 5914 दूसरे साल का, 1-2 रुपये ऊपर नीचे चल जाएगा, और 28
29 तीसरे साल का। तो कुल मिलाकर आपने 18,000 ब्याज दे दिया। तो बस हम ये करते हैं, जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता तो हम एक डिजाइनर तरीके से रेशो निकाल के उस रेशो में भाग दे देते हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। और है हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5। तो मतलब फिर हम किताब के सवाल जो है देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में लिख लेते हैं, डाउन पेमेंट 10,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 55,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 50,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 45,000 45, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 40,000 40,000। एज्यूम कैश प्राइस पोर्शन, या जिसको आप प्रिंसिपल भी कह देते हो सरल भाषा में, इज इक्वल। इस बार बता रहा है कि जी कैश प्राइस पोर्शन जो है वो क्या है, इक्वल है। इस बार बता रहा है, तो अब आप इस चीज का फायदा उठा पाओगे या उठा सकते हो। फाइंड, तो अब आप मेरे लिए निकालोगे क्या क्या। नंबर 1 कैश प्राइस, नंबर 2 HPP, और नंबर 3 टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले आप करके देखो फिर डिस्कस करते हैं। तो आपने कर लिया ट्राई। अब इसमें बेसिकली क्या है, ना तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा और इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा, नहीं तो फिर ये तो सेम एग्जांपल 4 बन जाता, तो वो तो नहीं है एटलीस्ट, लेकिन ये दिमाग लगाया जा सकता है। तो आइए एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे फिर भी एक बार डायग्राम बना लेता हूं। तो उसने ये बोला कि आज आपको कितने रुपए डाउन पेमेंट देनी है, 10,000, ये तो हो गई डाउन पेमेंट। और पहली किस्त कितने रुपए की देनी है, 55,000 की। दूसरी किस्त हमको देनी है 50,000 की। तीसरी किस्त हमको देनी है 45,000 की। और चौथी किस्त हमको देनी है 40,000 की। ठीक है ना, तो ये तो हो गई उसकी बातें। तो आप इससे मेरे हिसाब से हायर परचेज प्राइस तो सीधा सीधा निकाल ही सकते हो कि भाई अगर हम किस्तों में खरीद रहे हैं तो टोटल हमें कितने का ये टीवी हो रहा है। 10,000 आज देंगे, 55, 50, 45, 40, कितना आ गया, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो हायर परचेज प्राइस तो निकल ही जाएगा, ये तो सिंपल हो गया। अब इस 55 के अंदर कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा, है ना, और कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा। इसी तरह इस 50 में भी कुछ प्रिंसिपल होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा। इस 45 में भी कुछ प्रिंसिपल होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा। और इस पे भी कुछ प्रिंसिपल होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा, है ना, ये तो हमको पता ही है बात। अब उसने ये बोला, पहले मैं P1 P2 P3 P4 लिख रहा हूं। उसने ये बोला कि सारे प्रिंसिपल जो है वो इक्वल हैं, कैश प्राइस पोर्शन जो है वो इक्वल है। तो इस बार मैं P1 P2 P3 P4 लिखने की बजाय सबको चारों को P लिख लूं, सेम ही है क्योंकि चारों। तो इस बार मैं P1 P2 P3 P4 लिखने की बजाय P लिख लेता हूं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में लिखूंगा। फिर अब जो पहले किस्त के अंदर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा, वो इंटरेस्ट कंपोनेंट हमने जो भी प्रतिशत होगा वो कैलकुलेट करा होगा किस पर, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 पर, है ना, क्लियर, क्योंकि वो सारे फुल प्रिंसिपल कंपोनेंट पर लग रहा होगा। इसी तरह जो दूसरी किस्त में इंस्टॉलमेंट होगी वो इंस्टॉलमेंट प्रतिशत लग रही होगी P2 प्लस P3 और P4 वाले कंपोनेंट पर ही।
इसी तरह जो तीसरी किस्त में इंटरेस्ट होगा वो लग रहा होगा P3 और P4 पर ही, और चौथी किस्त में जो इंटरेस्ट होगा वो लग रहा होगा सिर्फ P4 पर ही। मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्योंकि P1, P2, P3, P4 चारों बराबर ही हैं, जिनको मैं P से अब संबोधित कर रहा हूं, जिनको मैं P बोल रहा हूं, तो इसका मतलब पहले इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट होगा वो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि वो कुछ प्रतिशत लगा होगा ऑफ 4P। इसी तरह दूसरी किस्त में जो इंटरेस्ट होगा वो मैं कह सकता हूं लगा होगा कुछ प्रतिशत ऑफ 3P। इसी तरह दूसरी किस्त में जो इंटरेस्ट होगा वो लगा होगा कुछ प्रतिशत ऑफ 2P, और चौथी किस्त में जो इंटरेस्ट होगा वो लगा होगा कुछ प्रतिशत ऑफ P। यही बन गई कहानी, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिख देता हूं। तो हम इसको अगर थोड़ी सी प्रेजेंटेशन को ऐसा लिख दें कि भाई मान लो P प्लस 4I, मैं 4I नाम इसलिए दे रहा हूं कि पहली किस्त का जो भी ब्याज होगा वो एक तरह से 4 गुना होगा, क्योंकि पहली किस्त में आप ब्याज लगा रहे हो किस पर, ऑन 4P पर। दूसरी किस्त में आप ब्याज लगा रहे हो ऑन 3P पर। चौथी किस्त पर आप ब्याज लगा रहे हो ऑन 2P पर, और चौथी किस्त में मतलब तीसरी में 2P पर, और चौथी किस्त में ब्याज लगा रहे हो ऑन P पर। तो मान लो चौथी किस्त का ब्याज जो निकला, मैं उसको एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो चौथी किस्त का जो ब्याज निकला वो निकला I। तो इसका मतलब तीसरी किस्त का ब्याज 2I ही निकलेगा, लॉजिकल है वो तो, और दूसरी किस्त का ब्याज 3I ही निकलेगा, और पहली किस्त का ब्याज 4I ही निकलेगा। तो मैंने ब्याजों का नाम 4I, 3I, 2I, I रख लिया। तो याद है, क्लियर, ठीक है। तो मैं पहली इक्वेशन जो है उसको लिख रहा हूं इक्वेशन की तरह, कि पहली इक्वेशन मैं ऐसा बोल सकता हूं P प्लस 4I इज इक्वल टू 55। तो आप एग्री करोगे, इसमें कोई गलत तो नहीं है। P प्रिंसिपल कंपोनेंट और 4I जो है मतलब इंटरेस्ट, जो अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट को मैं I कह रहा हूं तो पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 4I ही होगा, 4 गुना ही होगा। दूसरी मैं ये लिख सकता हूं P प्लस 3I इज इक्वल टू 50, ये लिख सकता हूं। अब अपने बचपन में जाओ, दो अननोन्स, दो इक्वेशन आ गई है ना, तो आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। हालांकि हमारे पास तो 2 अननोन्स और 4 इक्वेशंस है, मतलब ये तो उल्टा आपके पास बम्पर ऑफर आ गया एक तरह से। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं एक तरह से, ये गलत तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम I मतलब इंटरेस्ट कह रहे हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट अगर I है तो तीसरी का दुगना ही होगा, तीसरी का तिगना होगा, और पहली का 4 गुना ही होगा। तो हम इसमें इजी वाली 2 पकड़ लेते हैं सॉल्व करना। मैं लास्ट की नीचे की 2 पकड़ लेता हूं, थोड़ा इजी है। तो इसमें माइनस अगर कर दूं, है ना, तो P से P कट गया, तो सीधा I आ गया 5000, I आ गया 5000। तो अब मैं किस्तों का ब्रेकअप कर सकता हूं। हाँ, तो अब आखिरी किस्त में इंटरेस्ट 5 होगा, थर्ड वाली में फिर इसका मतलब 10 होगा, सेकंड वाली में इसका मतलब 15 होगा, और इस वाली में 20 होगा। और आप क्रॉस चेक अगर करोगे प्रिंसिपल तो सब में 35 निकल जाएगा। 35 टैली भी कर गया, देखो 35 और 35, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट इसका मतलब सब में क्या है, 35, 35, 35, 35, और इंटरेस्ट जो है वो 5, 10, 15, 20 है। हाँ, तो आप ये नोट कर लेना बस अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि ये 4 इक्वेशंस हमने इसमें बनाई। बेसिकली सॉल्व नीचे की 2 कर ली, कुछ भी करके सॉल्व तो करना ही है, और क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हम छोड़ नहीं सकते। तो अब हम कैश प्राइस अगर देख लें तो डाउन पेमेंट और प्लस प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, तो मेरे ख्याल से अब आपका सही आ जाएगा। डाउन पेमेंट है 10,000 की,
और प्रिंसिपल कंपोनेंट्स थे 1,40,000 के, मतलब 35,000 को 4 बार ले लिया, तो कैश प्राइस इसका मतलब आ गया आपका 1,50, है ना। 35 35 35 35 प्रिंसिपल कंपोनेंट और प्लस 10,000 की डाउन पेमेंट, तो आपका कैश प्राइस जो है वो आ गया। और मेरे ख्याल से इसमें कैश प्राइस निकालना था नहीं, अच्छा टोटल इंटरेस्ट निकालना था, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा HPP, वो 2 लाख आई थी आपकी, है ना। और नहीं तो वैसे भी जोड़ सकते हो आप, हाँ तो कैसे भी कर लो, इंटरेस्ट जोड़ लो तो भी आपका 50,000 ही आएगा, और चाहे आप HPP माइनस कैश प्राइस कर लो तो भी आपका इंटरेस्ट 50,000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी एक एग्जाम्पल ही है बेसिकली, इसमें क्वेश्चन ने ये जो हमें लाइन दी कि कैश प्राइस पोर्शन इक्वल है, तो उससे हमको काफी मदद मिल गई। तो ये आ गया हमारा तीनों का सही आंसर। तो इंटरेस्ट 50,000, कैश प्राइस 1,50,000 और HPP तो हमने निकाल ही लिया था 2 लाख। चलो, तो आप इसके नीचे लाइन लगा सकते हो या फिर बेटर है फ्रेश पेज पर ही आ जाना। तो ये 5 कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स हैं, तो जब भी आप रिवीजन करोगे इस टॉपिक का तो ये एग्जांपल्स आप पहले कर लेना, बाकी बुक के क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं वो डिस्कस करते हैं। चलो, तो अब जो बातें हमने सीखी उस पर बेस्ड इलस्ट्रेशंस दिखाता हूं, फिर आप मुझे बताना। पहला इलस्ट्रेशन में कह रहा है आशा परचेज्ड ए ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम, एज पर द टर्म्स शी इज रिक्वायर्ड टू पे 70,000 डाउन। तो 70,000 डाउन का मतलब हो गया कि ये एक तरह से क्या है, डाउन पेमेंट, कॉमा 53,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 49,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट, एंड 55,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आप अपने जरा कैलकुलेटर रेडी रखना। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम, तो कह रहा है इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक, तो ये हमारे सीखे एग्जाम्पल 2 का बन गया। क्या थी इसकी ट्रिक की, कहां से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से। तो आप फटाफट कैलकुलेटर पे बटन दबाओ, 55 डिवाइडेड बाय 1.1, तो 50 आ गया। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 49 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 1.1, 90,000 आ गया। फिर उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट थी 53,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 1.1, 1,30,000, ठीक है, और प्लस डाउन पेमेंट कर दो 2 लाख। तो अब इन किताब वालों का आंसर देखते हैं। तो टोटल कैश प्राइस आ गई 2 लाख। ठीक है ना, हाँ वो इनका वो छोड़ो, वो नहीं आपका आंसर आ गया कि नहीं ये किताब वाले कुछ चीता बना थोड़ा बहुत करेंगे, उसको इग्नोर मारो। कैश प्राइस निकालने का हमारा एग्जाम्पल 2 बिल्कुल फिट बैठ गया, तो बस वो प्रोसेस याद रखना है। बाकी करने के देखो, क्योंकि मैथमेटिक्स जहां भी इन्वॉल्व होती है वहां पर एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं बनाया जा सकता। भाई कोई किसी तरह से करेगा, कोई किसी तरह से करेगा, कोई 99 दिखा रहा है अलग से, तो वो इमैटेरियल है। हमारा तरीके से आंसर कैश प्राइस का आ गया 2 लाख। ठीक है, कैलकुलेटर पे। इसके बाद एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 2, ये भी देखते हैं एक बार। ए एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2001 ए मशीन अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो अब इस पे बस सितारा लगा रहा हूँ सिर्फ इस बात के लिए, क्योंकि इसमें हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट आ गई, तो थोड़ा सा बच्चों को डराने के लिए इतनी सी अंग्रेजी भी काफ़ी है ऑफ 6,000 ईच। तो मतलब बेसिकली हम 6-6 महीने में 6,000 की 5 किस्तें दे रहे हैं। तो वैसे डरने वाली चीज़ ने भी दिखा दूंगा आगे। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1 जुलाई। तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, बस आप देखते रहना। तो हम 1 जनवरी को कह रहे हैं कि एक मशीन खरीद के आना चाह रहे हैं, और किस्तें 6-6 महीने की हैं, तो ऑब्वियसली 6 महीने के बाद पहली किस्त आपकी पड़ेगी 1 जुलाई को।
दूसरी किस्त आपकी पड़ जाएगी 1 जनवरी 2002 को, तीसरी किस्त आपकी पड़ जाएगी 1 जुलाई 2002 को, चौथी किस्त आपकी पड़ जाएगी 1 जनवरी 2003 को, और 1 जुलाई 2003 को 4 हो गई, नहीं 5 हो गई, 5 किस्तें कंप्लीट हो गई, ठीक है। और हर किस्त कितने कितने हज़ार की है? 6,000 ईच की है, ठीक है ना। फिर उसने दिया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग, पहली इंस्टॉलमेंट ये है, एज्यूमिंग दैट द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो बस अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है भाई, पूरे साल का ब्याज है 10%, तो इसका मतलब बस आप इस सवाल को ऐसे बना लो कि टेक्निकली 6 महीने का कितना हो गया? 5%। तो आप इस डायग्राम के हिसाब से अगर सवाल को सॉल्व करोगे तो तब भी तो आंसर आ जाएगा बस, क्योंकि किस्तें 6-6 महीने की थी और ब्याज 10% पर एनम था, तो टेक्निकली आप 6 महीने में कितने ही चार्ज करोगे? 5% चार्ज करोगे। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया ताकि हम ऐसे सॉल्व कर पाए। कैलकुलेट द कैश वैल्यू ऑफ मशीन, तो ये वापस से अभी आपका एग्जाम्पल 2 बन गया, कैश प्राइस निकालना है। तो एक बार फिर से कैलकुलेटर खोल लो ताकि आप कैलकुलेटर पे कर पाओ। एक बार लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करते हैं, तो मैं इधर लिखता रहता हूं। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 1.05 करना पड़ेगा इस बार, तो करो, ठीक है। फिर उसमें 6,000 और जोड़ लो, डिवाइडेड बाय 1.05, 11,156, ठीक है। फिर उसमें 6,000 और जोड़ लो, डिवाइडेड बाय 1.05, 16,340 कर लेते हैं, चलो, प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 1.05, 21,275, प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 1.05, 25,976। डाउन पेमेंट कोई थी नहीं, नहीं पहले इतना तो बताओ। डाउन पेमेंट नहीं है ना। तो यहाँ तक अभी हमने करा, ठीक है। तो अब किताब वालों का मतलब पहले देख लेते हैं। 25,976, तो 25,977, मतलब 1 रुपये से तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तो अप्रॉक्सीमेशन डिफरेंस है। तो बस हमारा एग्जाम्पल 2 सेट, ठीक है ना। और देखो किताब वालों की टेबल, तो आपका तरीका सही हो गया, सिंपल हो गया। एग्जाम्पल 2 मतलब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। प्रोसेस याद रखना है, हमेशा कहाँ से शुरू करना है? लास्ट इंस्टॉलमेंट से। तो 6,000 मतलब ये रहे स्टेप, 6,000 डिवाइडेड बाय 1.05, तो आपका आ गया 5,714। तो अगली इंस्टॉलमेंट 6,000 प्लस 5,714 डिवाइडेड बाय 1.05, बस ऐसे करते रहना। 5 बार कर लिया, प्लस डाउन पेमेंट कोई थी नहीं, तो आपका आंसर वहीं पे आके रुक गया, 25,976। इसको मैं समझा देता हूं कि ये है क्या। ये जो 5,714 होता है, ये है प्रिंसिपल कंपोनेंट आखिरी किस्त का, मतलब इसको मैं बोल रहा हूं P5। घर जाके आप वो एग्जांपल्स ना दोबारा खुद से एनालाइज करना, रिवाइज करना, तो आपको पता लगेगा। इसी तरह ये 1,156 क्या है बताओ, आप बताओ। P4 प्लस P5। फिर 16,340 क्या है? P3 प्लस P4 प्लस P5। 21,275 क्या है? P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। और ये 25,976 क्या है? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। तो मतलब ये सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट जुड़ गए। तो कैश प्राइस होता क्या है? सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का ही तो जोड़ होता है, प्लस डाउन पेमेंट अगर है तो टेक्निकली हम सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाल के जोड़ रहे हैं, क्यूमुलेटिवली जोड़ रहे हैं, आंसर आ रहा है अपने आप। इसके बाद जी एक और करते हैं आपके साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये 3 जो है ना, ये आप इसमें मेंशन कर लेना, मतलब ये आपको नहीं करना, ये आपसे अकाउंटेंसी के पेपर में नहीं पूछेगा, तो इसलिए आप उससे निश्चिंत रहना। ये आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में पूछेगा, तो इसीलिए इसको आप मत करना, बाकी बाद में करवा देंगे, डोंट वरी।
अब इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। चलो अब इसके लिए भी तैयार रहो। इसमें क्या कह रहा है, ओम लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना। ए में लिखा है कैश प्राइस 80, ठीक है, हो गया। डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 21,622, तो ये आपकी हो गई डाउन पेमेंट। फिर वो कह रहा है सी में 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,400, कॉमा द फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स, तो मतलब 1 साल के बाद। तो कह रहा है आपको 5 किस्तें देनी है 15,400 की। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, इंस्टॉलमेंट्स, 15,400 इंस्टॉलमेंट्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10% का उसने आपको ब्याज बता रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट्स। तो ये एक तरह से आपकी हो गए ईयरली इंटरेस्ट कि हर की कैश इंस्टॉलमेंट्स में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। चलो, तो पहले मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप ट्राई करो, क्योंकि ये हमारे सिंपल क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिर डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो इसके अंदर कैश प्राइस तो 80 है, डाउन पेमेंट 21,622 है, तो इसका मतलब मैं ये लिख लेता हूं कि हमारा कितना बैलेंस बचा होगा, 58,378 है ना। तो हमने उसको कहा होगा कि भाई ये तुम ना हमें 5 किश्तों में दे देना, 1 2 3 4 5, यही बोला होगा उसको। अब किश्तें उसने बता दी 15,400, इंस्टॉलमेंट हमें पता है कि 15,400 की है। तो बस हमारा काम अब ये है कि HPP तो निकाल ही लेंगे, खैर उसने कहा था टोटल इंटरेस्ट निकालना, तो हम ऐसा करते हैं, हम हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट निकाल लेते हैं अलग अलग, फिर तो सब सारा खेल खुल जाएगा, फिर तो कुछ भी निकालो, ठीक है ना। हम इसमें HPP निकाल के फिर जो कैश प्राइस है उसको माइनस कर सकते हैं, तो टोटल इंटरेस्ट तो आ जाएगा। ईयरली इंटरेस्ट का क्या कर, रेशो तब निकालते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ना गिवन हो, रेशो तब निकालते हैं, एग्जाम्पल नहीं, यही तो एग्जाम्पल 4 तब लगाते हैं सर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ना गिवन हो। यहां तो रेट दे ही रखा है ना 10%, तो आप अपने मन से थोड़ी ना फिर बदल दोगे इंटरेस्ट को, ब्याज तो 10% ही लगेगा। ये भी ठीक नहीं, यही ठीक है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, तो डाउन पेमेंट हो गई 21,622, अच्छा, तो आपका बैलेंस बचा होगा 58,378, है ना। तो जब आप पहले साल का ब्याज लगाओगे तो आप 58,378 पर ही 10% चार्ज करोगे, तो इसका मतलब पहली किस्त में ब्याज जो लगा होगा वो लगा होगा 5838 अप्रोक्सीमेटली। तो अब 15,400 में से 5838 माइनस करना, 400 में से 5838 9562, तो इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा पहली किस्त का। तो मेरा पहली किस्त का देखो ब्रेकअप बन गया, 5838 इंटरेस्ट और 9562 प्रिंसिपल, बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरे वर्ष जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 58,378 में से 9562 प्रिंसिपल पे हो चुका होगा, उसको माइनस करना एक बार, तो 58,378 में से 48,816 उसका 10% निकाल दो, ठीक है, 4881, 82 या 1 कुछ भी। तो 15,400 में से 4881 माइनस कर दो, $15,400 माइनस 4881, 10,519। तो आपको अब इस तरह से 15,400 का दूसरी किस्त का भी ब्रेकअप पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे अब आप बाकी तीनों का भी ब्रेकअप निकाल लोगे, टेबल बना के कर दिया तो वो भी ठीक है बिल्कुल। तो बट समझ आया, तो एक बार इतना चेक कर लेते हैं, बाकी फिर आगे तो मतलब आप होमवर्क में जब कंप्लीट करोगे तो मैं इतना दिखा देता हूं। तो ये देखो, पहले किस्त का ब्याज कितना 5838,
और पहली किस्त में प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना 9562, दूसरी किस्त में ब्याज कितना 4882 और दूसरी किस्त का प्रिंसिपल कितना 10518। तो यही अपना निकल रहा था ब्रेकअप। तो बस ऐसे ही आप सारे निकाल लोगे, ये तीसरी किस्त का, ये चौथी किस्त का और ये पांचवी किस्त का। भाई एक बार सारे ब्याज अलग हो गए, सारे प्रिंसिपल अलग हो गए, फिर तो कुछ भी मर्जी कर लो, फिर तो कैश प्राइस भी निकल जाएगा, फिर तो टोटल इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। तो सारे इंटरेस्ट को जोड़ लिया तो ये कह रहे हैं देखो ये है इंटरेस्ट टोटल, है ना, यही आ रहा होगा 18622 और सारे कैश प्राइस पोर्शन को जोड़ लिया तो ये आ रहा होगा 80। तो कैश प्राइस पोर्शन को मतलब प्रिंसिपल पोर्शंस को जोड़ लिया पी तो कैश प्राइस बन जाएगा और इंटरेस्ट पोर्शंस को जोड़ लिया तो सारा आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो मेनली ये एग्जांपल जो है ना ये सिंपल था, लेकिन कई बार क्या होता है दिमाग कहता है कि सिंपल तो हो ही नहीं सकती कोई चीज, है ना, दिमाग कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भाग रहा होता है। तो इसमें तो हमको इंटरेस्ट का रेट दे ही रखा था ना 10%, तो आपको सीधा ब्याज दे रखा है तो लगाना। अब मैं करवाऊंगा जो अगला इलस्ट्रेशन है जिसमें रेट नहीं दिया होगा, तो वो आप मार्क कर लेना, वो है आपका एक इलस्ट्रेशन 5 है। हालांकि वो आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, उसका मैं रीजन भी बता देता हूं। तो ये जो नहीं छोटा तो है, मैं एक बार ऊपर से दिखा देता हूं पहले। इसमें लिखा है कि हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड एक्वायर्ड डिलीवरी वैन ऑन हायर परचेज ऑन 1 अप्रैल फ्रॉम गणेश एंटरप्राइज, द टर्म्स वर एज फॉलोज। HPP 1,80,000, तो हमको HPP दे रखा है 1,80,000, डाउन पेमेंट 30,000, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50, सेकंड 50, थर्ड 30 और फोर्थ 20। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इन सबको जोड़ के देख लो 1,80,000 आ रहा है क्या, है ना, आ रहा है। तो इसका मतलब HPP का यही होता है फॉर्मूला कि भाई आप कितने रुपए अगर किस्तों में खरीदते हो तो डाउन पेमेंट और 4 किस्तें। फिर उसके बाद उसने नीचे दे रखा है कैश प्राइस वैन 1,50, तो HPP आपकी है 1,80,000 और कैश प्राइस आपका है 1,50, तो आपका टोटल इंटरेस्ट आपको पता चल गया कितना 30,000। तो पहला पोर्शन तो ऐसे ही हो गया हवा में टोटल इंटरेस्ट। बाकी उसने ये कहा कि आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट हर किस्त में कितना होगा, ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल 4 है बेसिकली, क्योंकि इसमें आपको रेट नहीं दे रखा, तो अब आपको वो रेशो में बांटना पड़ता है। परंतु यहां अगर आप यहां पर इस इलस्ट्रेशन का किताब वालों का आंसर देखोगे, जो आपको वैसे नहीं देखना, तो वो यहां पर एक IRR कॉन्सेप्ट होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है कि इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी मटेरियल को रेफर करो। तो ये सवाल आपसे इसलिए अकाउंटेंसी में वो पूछेगा नहीं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सॉल्व करवाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मुंशीगिरी आपकी चेक करनी है रादर देन कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना जानते हो। तो इसीलिए ये सवाल जो है किताब से आप देखना मत, सॉल्यूशन के अंदर एक अलग तरीके से मतलब IRR कॉन्सेप्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करके कर रहा है, तो वो वैसे आपको नहीं करना। बट हाँ, अगर हमें करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, रेशियो पे करेंगे, अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो ये था, तो आपको दिखा देता हूं ना। अरे कैसी बहकी बातें कर रहे हो नहीं 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 नहीं, अब फाउंडेशन के बाद भी ये सब सवाल तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अब देखो चैप्टर में बेसिकली इसके आगे से जो है वो है मुंशीगिरी, जो हम अगली कक्षा में सीखेंगे। तो हमारा आज का और अभी तक के चैप्टर का मेन काम क्या था, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और HPP से कैसे भी किसी भी तरह के एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ ले तो हम कर सकते हैं। तो अब आपको घर जाके जो मेन काम करना है वो ये कि 5 एग्जाम्पल और 5 इलस्ट्रेशन, हाँ उसमें 3 और 5 ऑब्वियसली मतलब किताब वालों का देखना, 3 तो करना ही नहीं और 5 अपने तरीके से करना है, जो वैसे करना है। बस इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि फिर ये चीजें आगे आएंगी ही नहीं चैप्टर में, मतलब या तो आप इसको फिर याद रख लोगे, नहीं तो फिर भूल ही जाओगे, क्योंकि आगे सिर्फ मुंशीगिरी है, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर द डे।